अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शराफत अफजल एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के अंदर जिन मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं वो हैं लीनियर स्टेज मॉडल। और लीनियर स्टेज मॉडल के अंदर मैंने डियर स्टूडेंट आपको डीपली बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो लीनियर स्टेज मॉडल्स हैं उनमें हमने दो तरह के मॉडल को डिस्कस कर लिया है। नंबर वन इज़ द रास्टो स्टेज मॉडल एंड द सेकंड वन जो है हॉरिड डमर मॉडल। अब इन दोनों मॉडल को हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। नाउ वी मूव द सेकंड टाइप ऑफ मॉडल विच आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल। नाउ स्टार्ट our video today. The structural change model emphasizes the need for structural change in society. ये सारे मॉडल डियर स्टूडेंट जितने भी हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इनमें हमने सिर्फ ट्रेडिशन सोसाइटीज से अपने आप को मूव करना है टुवर्ड द डेवलप्ड सोसाइटीज। क्योंकि देखें हमारे पास मैंने आपको बताया देयर आर थ्री सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं हमारे पास से तीन सेक्टर हैं। वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट के 1990s तक ना दो सेक्टर ही बहुत मशहूर थे। वन इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सेकंड वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर जो था इतना बूस्ट नहीं हुआ था जितना कि फाइनेंशियल इनोवेशन जो 1990s के बाद आई है। फिर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग हुए हैं, बैंक स्ट्रांग हुए हैं, उनमें डेवलपमेंट आई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अभी देखें आप सर्विसेज सेक्टर में इतनी इंपॉर्टेंस है कि देखें बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देखें इजीली अगर आप बैंक में नहीं भी जा रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन घर में बैठे हो जाती है। ठीक है, आप कोई भी रिचार्ज करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके घर घर में बैंकिंग ऐप अवेलेबल है, एटीएम कार्ड अवेलेबल है। तो दीज इनोवेशंस आर कॉल्ड द फाइनेंशियल इनोवेशन एंड दिस सेक्टर इज रिलेटेड विद द सर्विसेज सेक्टर। तो स्ट्रक्चरल चेन मॉडल जो था इसने एम्फसिस किया था कि स्ट्रक्चरल चेंज किस तरह किया जाए सोसाइटी को एक जो ट्रेडिशन सोसाइटी है उसको मॉडर्न सोसाइटी की तरफ कैसे लेके जाया जाए। नो दीज मॉडल्स डू नॉट contradict the idea portrayed by the stage model, but they develop the elaborate function model to show how structural changes within the society can take the economy toward path of sustainable growth. So ये मॉडल जो है ना ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। ये मॉडल भी जो आपके पीछे मॉडल गुजर चुके हैं लीनियर स्टेज मॉडल उन्हीं की एक्सटेंशन है। वही जो मॉडल आप पहले पढ़ चुके हैं लीनियर स्टेज मॉडल में, जिससे आपने रास्ट्रो मॉडल को डिस्कस किया, आपने हॉरिडमर मॉडल को डिस्कस किया, ये रास्ट्रो और हॉरिडमर मॉडल की एक्सटेंशन है। और ये जो है ये एक्सटेंशन ये बता रही है कि हम जब हाउ द स्ट्रक्चरल चेंज विद इन द सोसाइटी टेक प्लेस, कि कैसे सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज टेक प्लेस करते हैं और इकोनॉमी को हम कैसे सस्टेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। सस्टेन का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि इकोनॉमी आपने ग्रोथ तो उसका कर लिया है, अब ग्रोथ हो गई है आपकी 5%। अब उस ग्रोथ को आपने मेंटेन कैसे रखना है, कैसे आपने उस ग्रोथ रेट के ऊपर ही रहना है। ऐसा ना हो कि जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पीएमएल-एन की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 5.7% था और अभी जो ग्रोथ रेट हो गया है वो इमरान अहमद खान की गवर्नमेंट में 2% हो गया है। तो ये सस्टेन नहीं है डियर स्टूडेंट। सस्टेन का मतलब ये है कि आप अगर 5% पे हैं तो उससे आगे की तरफ जाएं, 6%, 7%, ग्रेजुअली और स्लोली जाएं, लेकिन मूव करें टुवर्ड द नेक्स्ट। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा एक एरा में आप 5.7 पे चले गए और दूसरे एरा में आप वापस जो है 5 ईयर प्लान में नीचे आ गए। ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं। दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ ये है कि आपने एक दफ़ा एक टारगेट अचीव कर दिया,
आपने जीडीपी ग्रोथ कहा तो उसके ऊपर रहें या उससे आगे फॉरवर्ड करें। दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल ग्रोथ। अंडर दिस हेडिंग वी शैल स्टडी द मॉडल बाय आर्थर लिविस। ये एक नया इकोनॉमिस्ट है आर्थर लिविस, इसका भी एक मॉडल है। द मॉडल गोज बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ये मॉडल जो है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर डिस्कस किया गया है, और दिस मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। This theory focus on the mechanism by which underdevelopment economics transform their domestic economic structure from heavily emphasize on traditional subsistence agriculture to more modern, more urbanized, and more industrial diverse manufacturing and services sector। तो इनका ये फोकस था इस मॉडल का कि जो अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स हैं, यानी जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, उनका लेबर जो होता है वो एक्सेस क्वांटिटीज में पड़ा होता है विलेजेस में, और वो जो एक्सेस क्वांटिटीज विलेजेस में लेबर पड़ा होता है उसका वेज रेट भी बहुत लो होता है। तो उनको हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको मूव करें टुवर्ड द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्बनाइज सर्विसेज सेक्टर की तरफ। अब देखें डियर स्टूडेंट, लिवर्स डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर अगर हम जाएं तो इन द लिवर्स मॉडल द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर। लिवर्स के नजरिए के मुताबिक जो लिवर्स है जिसने एक मॉडल डेवलप किया है उसने कहा है कि जो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी है लेस डेवलप कंट्रीज हैं, वो उनके इकोनॉमिक्स के अंदर दो सेक्टर हैं। वन इज द ट्रेडिशनल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एक सेक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी एजम्पशन क्या है? सरप्लस ऑफ लेबर, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। जहां तक लेबर खप गल जाता है ना खेतों में, उसके अलावा जो सरप्लस लेबर घर में पड़ा हुआ है ना उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, वहां पे वो कोई काम लेबर नहीं कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज जीरो। यानी मार्जिनल का मतलब ये है कि एक लेबर अगर खेत में काम कर रहा है और एक घर पे बैठा हुआ है, तो घर पे बैठे लेबर जो है एक्सेस लेबर है। एक खेत में हमें 8 लेबर चाहिए और हमारे पास 15 लेबर पड़े हुए हैं, तो 8 तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी जो 7 लेबर हैं वो एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो एक्सेस हैं, वो उनके पास कोई रोजगार काम नहीं है, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है, वो घर में बैठे हुए हैं। The output share equally by all the rural labor. So the rural areas wages is determined by average productivity not। तो ये क्या किया जाता है कि बाद में जो है जितने भी लेबर हैं जो एफिशिएंट हैं या नॉन एफिशिएंट लेबर हैं उनको क्या किया जाता है? इक्वली ट्रीट किया जाता है, और उनकी जो वेज मुकर्रर होती है वो ऑन एवरेज पे होती है। एवरेज का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट बनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर, तो जो एवरेज आएगी वो उनकी वेज रेट होगी। मतलब 15 लेबर है ना, 15 में से 8 काम कर रहे हैं, 7 घर पे बैठे हुए हैं, तो अगर वो 75 यूनिट बना रहे हैं तो 75 डिवाइडेड बाय 15 5, तो 5 ऑन एवरेज है ना, ये मार्जिनल नहीं है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी पे 5 रुपए एक यूनिट बनाने के मिलेंगे। हालांकि अगर मार्जिनल पे होता तो एक लेबर को 10 मिलते, लेकिन वहाँ पे ऑन एवरेज बात होती है क्योंकि लेबर एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे बात होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेज रेट जो है मार्जिनल पे नहीं दिया जाता, एवरेज पे दिया जाता है। वर्कर प्रोड्यूसिंग टोटल प्रोडक्टिविटी फूड शेयर इक्वल हैज WA। WA यानी एग्रीकल्चर वेज, एवरेज वेज जो है फूड पर पर्सन, द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिवाइडेड बाय लेबर ऑफ एग्रीकल्चर, वाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज LA इज जीरो। वहां पे जो वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। और वहां पे लोग किस पे काम करते हैं? ज्यादा एवरेज पे काम करते हैं। एवरेज का मतलब ये हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, अगर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, 20 में से
10 वर्कर काम कर रहे हैं, 10 के पास काम नहीं है, तो वहाँ पे 20 वर्कर, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल है। तो आप 100 अगर यूनिट बना रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाई 25 आंसर आएगा, तो मतलब 5 ऑन एवरेज है। अगर ये 20 वर्कर के ऊपर डिवाइड हो रहा है, अगर ये 10 वर्कर के ऊपर होता तो फिर 10 आता, यानी मार्जिन प्रोडक्टिविटी 10 आती, 10 के ऊपर एक 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 वर्कर को दिया जाता। लेकिन अब वहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ऊपर वेजेस दी जा रही हैं, तो इसलिए मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की क्या है, जीरो है। अब मॉडर्न सेक्टर में देखें, गिवन अ फिक्स सप्लाई ऑफ कैपिटल, मॉडर्न सेक्टर के अंदर कैपिटल जो है वो फिक्स है। इन इनिशियल स्टेट ऑफ मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ, द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय लेबर डिक्लाइनिंग, यानी जब जितना लेबर डिक्लाइन कर रहा है वो डिमांड कर्व ऑफ लेबर भी कम हो रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अब वहाँ पे ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी वो जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, वहाँ पे लेबर की सप्लाई जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है सीधी लाइन में है, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए सप्लाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन शहरों में लेबर कम है, क्योंकि वहाँ पे जो वेज रेट दिया जाता है वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के लिहाज से दिया जाता है। तो वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन होती है तो पहला लेबर हायर करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी जो है पर यूनिट ऑफ लेबर कम होती जाएगी। तो हमारे जो लेबर कर्व है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी वो डाउनवर्ड स्लोप होगी, क्योंकि हम पहला लेबर लगाते हैं, हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, दूसरा उससे कम, तीसरा कम, करते 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 एक जगह पे आके मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। उससे एक्स्ट्रा अगर हम लेबर हायर करेंगे तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो द मार्जिन प्रोडक्ट एंड इज शोड बाय द नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। तो उसकी जो स्लोप है वो डिमांड कर्व कहलाती है, नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व। ये मॉडर्न सेक्टर की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है। Because of profit maximization, modern sector employer are assumed to hire the labor point where margin productivity is wage। तो अब देखें, ये डिमिनिशिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फर्म को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए फर्म लेबर को हायर करती जाएगी, वहां तक हायर करेगी जहां पे लेबर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी वेज रेट के इक्वल हो जाए। उससे बिलो वो लेबर को हायर नहीं करेगी, क्योंकि मार्जिन प्रोडक्टिविटी अगर लेबर की जीरो है, इसका मतलब है फर्म फर्म को लॉस हो रहा है। और अगर मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाई है एज कंपेयर टू वेज रेट, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। Lewis assume that all these profit are reinvest। लिविस कहता है कि ये जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी अगर लेबर की हाई है ना, तो जो प्रॉफिट होता है फिर वो जो फर्म है उनको प्रॉफिट होता है, तो वो री इन्वेस्ट करती हैं, एक और फर्म लगा देते हैं, एक और फैक्ट्री लगा देते हैं, उससे जो प्रॉफिट मिलता है एक और फैक्ट्री बना देते हैं। यानी ये जो प्रॉफिट है इसको सारी फर्म्स क्या करती हैं, री इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी जो उनको प्रॉफिट मिल जाता है आगे नई इन्वेस्टमेंट कर लेती है, नई इन्वेस्टमेंट, तो ये लेबर जो है वो खपते रहते हैं। तो the process of modern sector self-sustaining growth and employment expansion are assumed to be continue until all the surplus rural labor are absorbed in new industrial sector. The structural transformation of economy will be take place। तो देखें, ये प्रोसेस उस वक्त तक होता है कि जब मॉडर्न सेक्टर जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आ जाए और एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ जाए कि गांव का जितना लेबर है जो फालतू पड़ा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया 10 लेबर काम कर रहे हैं, 10 एक्स्ट्रा है, वो सारे के सारे कहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएं, इंडस्ट्रीज में ऑब्जर्व हो जाएं। और इंडस्ट्रीज में ऑब्जर्व हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी विल बी टेक प्लेस। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें, द लीवर्स मॉडल ऑफ मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ इन टू सेक्टर सरप्लस लेबर इकोनॉमी। अब देखें, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये वाला ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये हमारे पास है ट्रेडिशन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बी जो है ना ये ट्रेडिशन एग्रीकल्चर सेक्टर है, और दूसरा जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखें क्या होता है, ये हमारे पास से टोटल प्रोडक्शन है फूड की, और वर्टिकल एक्सिस, पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करते हैं। टोटल प्रोडक्शन है फूड की, फूड की ये टोटल प्रोडक्शन है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है इन मिलियन में है। अब होता क्या है
कि ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, कि जब हम लेबर हायर करते हैं तो ये देखें पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एक ऐसा टाइम आएगा कि टोटल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ पे लेबर की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लेबर लेबर एग्रीकल्चर लेबर उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ तक तो क्या हुआ कि ये जो स्टेज है ना, ये एल ए और ये टोटल प्रोडक्टिविटी, इनको वेज मिल रही है, एवरेज वेज मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये देखें वेजेस डब्ल्यू हैं, और उस वक्त जो आउटपुट है, लेबर जो कंज्यूम हो रहा है वो एल ए है। अब एल ए से लेके आगे तक ये जो एक्स्ट्रा आगे लेबर है ना, ये सरप्लस लेबर है, इसको काम नहीं है गाँव में, इसके लिए इसको करने के लिए काम नहीं है, और ये लेबर जो है वो सरप्लस पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा लेबर पड़े हुए हैं। अब होगा क्या कि ये लेबर ना माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द मॉडर्न सेक्टर। अब मॉडर्न मॉडर्न सेक्टर में जो है ना, मार्जिन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट पे टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर पे वेज मिल रही है। अब मॉडर्न सेक्टर में जो है ना, वो वेज रेट किस पे मिलेगी, वो मिलेगी रियल सेक्टर पे। रियल वेज रेट इज मार्जिन प्रोडक्टिविटी। तो आप देखें कि वहाँ पे जो काम होता है वो पर वर्कर के हिसाब से होता है मॉडर्न सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और वहाँ पे जो वेज रेट भी मिलती है एवरेज नहीं मिलती है, बल्कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को देख के मिलती है। अब देखें जब हमने देखे शुरू में ये पहला लेबर हायर किया, ये देखें D1 लेबर हायर किया, तो D1 जब लेबर हायर किया तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी थी वो KM1 थी, इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन थी, ये देखें L1, और टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी इतनी बढ़ रही थी, ये वाली टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडर्न सेक्टर KM1 कैपिटल इतना यूज करके। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास और लेबर, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये देखें मार्जिन प्रोडक्टिविटी की वजह से हम वेज जो है वो मॉडर्न सेक्टर में इतनी दे रहे हैं, और हमें प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो अब देखें वेज और प्रॉफिट में गैप है, और इस प्रॉफिट को लेविस कहता है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने री इन्वेस्टमेंट की, तो एक और यानी और लेबर बनाए, एक और फैक्ट्री शुरू कर दी, उसकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी बढ़ गई है ऊपर की तरफ, ये बढ़ गई। अब मार्जिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इट्स मीन दैट कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि डिमांड कर्व D2 हो गई लेबर की, और KM2, और ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास मॉडर्न सेक्टर में KM2 होगी। अब तीसरा क्या हुआ कि फिर जो है ना, ये प्रॉफिट, अब इसका गैप और बढ़ गया, मॉडर्न सेक्टर से वेजेस का गैप और बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसने और वेजेस यानी और लेबर को हायर करना शुरू कर दिया। जब लेबर हायर होना शुरू हो गई, तो डिमांड कर लेबर की जो D3 हो गई KM3 पे, D3 होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो थी वो अब जो KM2 से बढ़ के वो कितनी हो गई KM3 की तरफ। ये देखें TPM3 मॉडर्न सेक्टर में टोटल प्रोडक्टिविटी अब 3 की तरफ आ गई। सो हमारे पास अब हमने L3 लेबर हायर करने की वजह से प्रोडक्टिविटी 3 की तरफ आ गई, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अप टू जहाँ तक के गाँव के जो जितने भी लेबर हैं ना, जो सरप्लस लेबर हैं, वो सारे के सारे आके मॉडर्न सेक्टर में शामिल हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज में। और उसके बाद क्या होगा कि जो विलेज की वेज रेट है ना, एवरेज एग्रीकल्चर वेज रेट, वो और मॉडर्न सेक्टर की वेज रेट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब लेबर सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, एक्सेस लेबर कम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर लेबर जो है वो जो उनका ज़िम्मेदार है, जो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके साथ निगोशिएट करेंगे कि हमारी वेजेस बढ़ाएं, क्योंकि पहले लेबर की सप्लाई बहुत एक्सेस है, तो वो निगोशिएट नहीं कर रहे हैं। वो एक लेबर अगर निगोशिएट करना चाहता है तो वो दूसरा लेबर हायर कर लेते हैं, तीसरा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सारे के सारे लेबर गाँव से उठ के शहरों में यहाँ पे जाके गल खप जाएंगे और इधर काम करना शुरू कर देंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उसके बाद लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। जब लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कहेंगे कि हमारी वेजेस जो है वो मॉडर्न सेक्टर के इक्वल करें, तो ये जाके वेज रेट फिर इधर बराबर हो जाएगी इस जगह पे। तो इस जगह पे जब वेज रेट बराबर हो जाएगी, तो इट मीन दैट कि उसकी वजह से यानी
जो एवरेज गांव में लोग एवरेज वेज ले रहे थे वो भी मार्जिन प्रोडक्टिविटी पे चल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लीवर्स का जो मॉडल है वो यही शो करता है कि हम अपने आप को यानी लेबर जो है एक्सेस लेबर है वो ट्रांसफॉर्म हो फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर में। तो ये बेसिकली माइग्रेशन का ही प्रोसेस है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है फ्रॉम agriculture sector, yani traditional sector to modern sector. Thank you so much for listening my video. I hope this video is very beneficial for you. Thank you and Allah Hafiz.